नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हम बात करेंगे जनरल साइंस के, हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं यहाँ पे। और आज का अपने जो पेपर सेट हमने लिया है वह लिया है आरआरबी टेक्नीशियन जो एग्जाम हुई थी 2025 के अंदर, उसके हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्लाइड नंबर दिख रहा है वो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आप बिल्कुल 100% सफलता प्राप्त करोगे, इसलिए कंप्लीट सीरीज को देखना। आज हम सेट नंबर 1 इसका स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गर्म दिनों में पसीना आना शरीर को ठंडा करता है, सही कारण क्या है? गर्मियों के अंदर ये जो हॉट डेज होते हैं उसके दौरान शरीर के ऊपर पसीना आता है और अपने को एक ठंडक महसूस होती है, उसके पीछे का रीजन क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला तो कह रहा है कि स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रक्त संचार बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वाष्पीकरण से ऊष्मा अवशोषित होती है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि शरीर का तापमान बढ़ता है। देखिएगा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है या ऑप्शन सी। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्मियों के अंदर क्या होगा। जैसे ही पसीना आएगा, अब पसीना आएगा, उस पसीने को जरूरत है वाष्पीकरण की। पसीना वाष्प में बदलेगा और वाष्पीकरण में बदलने के लिए उसको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा एक प्रकार से गुप्त ऊष्मा की बात होती है, और वह गुप्त ऊष्मा उसको शरीर से प्राप्त होती है। और जैसे शरीर से वह गुप्त ऊष्मा प्राप्त करेगा और वाष्पित हो जाएगा, तो शरीर से एक प्रकार से एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा के कारण क्या होगा, उसको एक प्रकार से ठंडक महसूस होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, वाष्पीकरण से ऊष्मा अवशोषित अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इवेपोरेशन एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम बॉडी सरफेस से वह हीट एब्जॉर्ब करेगा और वाष्पित होगा और शरीर को ठंडक महसूस कराएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न विकल्पों में से कौन सा निलंबन का एग्जाम्पल है? निलंबन को इंग्लिश में बोला जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का एग्जाम्पल कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? पहला ऑप्शन है यहाँ पे, जल में दूध की कुछ बूंदे। जल में मैं दूध मिलाऊंगा तो एक प्रकार से वह अच्छे से उसमें मिश्रित हो जाएगा, या हम कहेंगे एक प्रकार से समांगी मिश्रण बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं जल में चाक का चूर्ण। जल है, उसमें चाक मिलाऊंगा तो वो चाक क्या होगा, उसके पेंदे में जाके जमा हो जाएगा, वह उसके अंदर घुलेगा नहीं। यही कहलाता है एक प्रकार से आपका सस्पेंशन, निलंबन। ओके, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी। जल में तेल डालूंगा तो तेल ऊपर इसी पे तैरता रहेगा। जल में चीनी का घोल करूंगा तो ये इसके अंदर अच्छे से घुल जाएगा, ये सॉल्यूशन बना देगा, एक प्रकार से विलियन बना देगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी। निलंबन सस्पेंशन एक प्रकार से क्या होता है, उसमें सस्पेंड या सस्पेंशन या लटकता रहे उसमें एक जगह, मतलब आप खुली आंखों से उसको अच्छे से देख सकते हो। जैसे जल के अंदर चाक के टुकड़े डालोगे तो बिल्कुल खुली आंखों से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जल में चाक का चूर्ण। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई भी रासायनिक सूत्र है, जैसे किसी का भी ले लेते हैं हम, H2O ले लिया, CO2 ले लिया, या H2SO4 ले लिया, कोई भी हमने फॉर्मूला ले लिया, उसके अंदर जो पादांक या सबस्क्रिप्ट क्या दर्शाता है? तो ये जो दो है इनको हम बोलते हैं पादांक या सबस्क्रिप्ट। ये दो, ये चार, ये जो नीचे की तरफ है, तो ये क्या दर्शाएंगे? तो पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, यौगिक का द्रव्यमान नहीं दर्शाता। द्रव्यमान किसको डिपेंड करेगा? द्रव्यमान डिपेंड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। जो भी एटम होता है उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वह द्रव्यमान कहलाता है। ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला कहता है कि एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। जैसे कि इसमें H2 आ गया, 2 का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो ये तो कह रहा है प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। इसमें CO2 है, CO2 में ऑक्सीजन के 2 हो गए, इसमें ऑक्सीजन के 4 हो गए, तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे आंसर बनेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प बताइएगा। अंडाशय क्या फंक्शन करता है? ग्रेट फंक्शन कंट्रोल्ड बाय ओवरीज। ओवरीज होते हैं, ये जो अंडाशय है वह क्या? पहला ऑप्शन है मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं उपापचय को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम इसका नहीं है। पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करना, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं है। सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करना, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ओवरीज का काम है। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणीय प्रिज्म के त्रिकोणीय कांच है, इसके प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? कोई अपने पास में कांच है, उसकी जो पार्श्व फलक हो गई, ये पार्श्व फलक हो गई, इसको हम अपवर्तक सतह भी बोल सकते हैं, अपवर्तक सतह भी हम इसको बोल सकते हैं।
इसके बीच का जो एंगल होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रिज्म कोण कहलाता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म कोण। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? सभी को पता है कि ये इस प्रकार से एटम होता है। एटम के अंदर यहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। अब देखिएगा, परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान पूछा है। अगर आपसे द्रव्यमान पूछा तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे है? नाभिक में है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो सम होता है वह कहलाता है आपका द्रव्यमान कहलाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार से नाभिक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा नाभिक में। अब दोस्तों इसी में यदि द्रव्यमान की जगह आयतन लिख देता शब्द अधिकतम आयतन, तो आयतन कहाँ पे रहता है? ये जो बाहरी कक्षा है जिसको ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ने कवर कर लिया। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ने ज्यादातर क्या कवर किया है? आयतन कवर किया है। और नाभिक ने क्या कवर किया है? द्रव्यमान कवर किया है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? इसके नाभिक में होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस में आगे की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति के साथ क्या होगा जब बस अचानक आगे बढ़ेगी? दोस्तों जब बस अचानक से आगे बढ़ेगी तो अपना जो गति के जो नियम है उसके अंदर एक है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसके ऊपर बाह्य फोर्स कार्य नहीं करता, बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कहलाता है जड़त्व का नियम। अब उसके अंदर क्या कहते हैं, बस में आगे की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति के साथ क्या होगा जब बस अचानक से आगे बढ़ेगी? यदि बस आगे बढ़ रही है तो व्यक्ति उसके पीछे की तरफ धक्का लगेगा, उसके जस्ट अपोजिट। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर के साथ में पीछे की ओर, बिकॉज ऑफ जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, द्विआवेशी हीलियम आयन को क्या कहेंगे? सबसे पहले हीलियम को हम बात करेंगे तो इसको 2He4 हम इसको बोलते हैं। 2 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 4 इसके अंदर एटम की संख्या मास होता है, इसका द्रव्यमान होता है। इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 2, प्रोटॉनों की संख्या होगी 2, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर बताइएगा? कितने होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन? इक्वल टू परमाणु क्रमांक 2। अब देखिएगा, हम 2He4 इसका क्या है? द्रव्यमान हो गया। अब देखिएगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए द्विआवेशी हीलियम आयन। अगर He इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के धनावेश ग्रहण कर लिया He+2, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अल्फा कण। बीटा कण क्या होता है? नेगेटिव होता है, -1 बीटा 0, ये मेरा बीटा कण हो गया। अक्सरे किरणें और गामा किरणें क्या होती है? अक्सरे और गामा किरणें को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा द्विआवेशी हीलियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण कहते हैं, अल्फा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यदि उत्प्लावन बल भार से अधिक हो तो क्या होगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी द्रव के अंदर किसी वस्तु को डुबोई जाती है, किसी भी वस्तु को डुबोई जाती है, तो वह ऊपर की ओर एक बल लगाता है। उस बल को हम कहते हैं उत्प्लावक बल कहलाते हैं। यह कहलाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। और वस्तु का भार नीचे की तरफ लगता है। अब यदि उत्प्लावक बल ज्यादा है तो वस्तु को डूबने नहीं देगा, यही क्वेश्चन है। यदि उत्प्लावक बल भार से अधिक हो तो वस्तु ऊपर तैरती रहेगी, पानी की सतह पर तैरेगी। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यदि उत्प्लावक बल कम और वस्तु का भार ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। कोलॉइड कणों को अलग करने की टेक्निक क्या है? कोलॉइड कणों को हम देखिएगा, दो आपने सुना होगा, एक अभिकेंद्रीय एक अपकेंद्रीय। तो यहाँ पे हम काम में लेंगे अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगेशन हम इसमें काम में लेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है हमेशा केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल होता है। जैसे अपन इस सिद्धांत पे घूमने वाली मशीन के अंदर यदि कोलॉइड कणों को डालेंगे तो वह बाहर की तरफ फेंकेंगे और बाहर की तरफ अपन एक ट्यूब के सहारे इनको कलेक्ट कर लेंगे। तो यह कहलाता है अपकेंद्रीय कण। दोस्तों मैंने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस कवर करवाए। धीरे धीरे मुझे रेस्पॉन्स देते रहेगा, मैं आपको इस सीरीज को कंटिन्यू सेट क्वेश्चन संख्या भी बढ़ा दूंगा और आपको कंटिन्यू सीरीज करवाता रहूंगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।